बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 के अंतर्गत हमने आरंभ किया था मीडिया लेखन, और उसमें हमने ये देखने का प्रयास किया हुआ है कि मीडिया में किस प्रकार से अलग अलग माध्यम होते हैं, परंपरागत माध्यम और आधुनिक माध्यम। इन आधुनिक माध्यमों में हमने डाक और मुद्रण इन दोनों की बात की थी, और उसके उपरांत हम समाचार पत्रों की ओर आए थे। इन समाचार पत्रों में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में समाचार पत्र हमारे सामने आते हैं। लेकिन इस समाचार पत्र का आरंभ देखा जाए तो न्यूज़ पैम्पलेट्स के रूप में इंग्लैंड में हुआ था, और धीरे धीरे आगे चल करके ये पहले साप्ताहिक हुआ और दैनिक हुआ, और सन 1702 में इंग्लैंड का पहला नियत का दैनिक पत्र डेली करंट अस्तित्व में आया। तो ये हुआ पत्रकारिता के इतिहास के बारे में। अगर हम भारत की पत्रकारिता के इतिहास में देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही मुद्रण कला भारत में आई, और कलकत्ता में, जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है, कोलकाता के एक उपनगर श्रीरामपुर में उन्होंने अपने धर्म प्रचार की दृष्टि से पहली प्रेस खोली, पहला मुद्रणालय डाला। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पहला मुद्रणालय उन्होंने शुरू किया। इसके उपरांत हम देखते हैं कि कलकत्ता में ही पहला नियतकालिक शुरू हुआ, समाचार पत्र शुरू हुआ, जिसका नाम था बंगाल गजेट ऑफ कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर्स। यह सन 1780 के 29 जनवरी को आरंभ हुआ। 29 जनवरी 1700 अस्तित्व को प्रकाशित होना आरंभ हुआ, और जिसके संपादक के रूप में जेम्स ऑस्टन हिकी इनका नाम आ जाता है। जेम्स ऑस्टन हिकी ने 29 जनवरी 1780 ईस्वी में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र नियतकालिक भारत में शुरू किया, जिसका नाम था बंगाल गजेट ऑफ कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर्स। इसके उपरांत सन 1791 में इंडियन वर्ड नाम के नियतकालिक का आरंभ हुआ, समाचार पत्र का आरंभ हुआ। और अगर भारतीय भाषाओं के बारे में कहा जाए, भारतीय भाषा में जो पत्र पहले निकला उसका नाम था संवाद कौमुदी, जो 1820 में निकला। 1820 में निकला, और जिसके संपादक थे उस समय के आद्य समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय जी के संपादन में पहला भारतीय समाचार पत्र संवाद कौमुदी 1820 में प्रकाशित होना आरंभ हुआ। अब देखिए, राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रेरणा से ये शुरू तो किया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाए, इसलिए बाद में इसके संपादन का कार्य उन्होंने ताराचंद्र दत्त और भवानी चरण बैनर्जी के सामने को सौंप दिया। तो देखिए कि आद्य समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी की प्रेरणा से संवाद कौमुदी 1820 ईस्वी में आरंभ हुआ, जो पहला भारतीय समाचार पत्र या नियतकालिक हम जिसे कह सकते हैं। इसके उपरांत अगर हिंदी के बारे में कहा जाए तो 30 मई 1829, ध्यान रहे, 30 मई 1829 में कलकत्ता से उदंड मार्तंड या उदंत मार्तंड नाम का हिंदी का पहला समाचार पत्र निकला। हिंदी का पहला समाचार पत्र 30 मई 1829 के दिन कलकत्ता से ही उदंड मार्तंड नाम का
पहला हिंदी समाचार पत्र निकला जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। पंडित जुगल किशोर शुक्ल उदंत मार्तंड के संपादक थे। अब यह हुआ बंगाल में, लेकिन हिंदी भाषी प्रदेश में पहला समाचार पत्र बनारस से निकला, जिसको हम काशी या वाराणसी भी कहते हैं। इस काशी या वाराणसी से जो पहला समाचार पत्र निकला हिंदी में, वह 1845 ईस्वी को निकला और जिसका नाम था बनारस अखबार। और कमाल की बात है, इसके संपादक एक मराठी भाषी व्यक्ति थे जिनका नाम था गोविंद रघुनाथ थत्ते। गोविंद रघुनाथ थत्ते इस मराठी भाषी हिंदी लेखक ने सबसे पहले बनारस अखबार नाम का एक हिंदी समाचार पत्र निकाला। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाम आपके जहन में रखना चाहिए। 1845 ईस्वी में हिंदी भाषी क्षेत्र में पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार निकला और इसके संपादक एक मराठी सज्जन गोविंद रघुनाथ थत्ते थे। और इसके बाद हिंदी में बहुत सारे समाचार पत्र निकलने लगे। मतलब देखिए कि जो स्थान उदंत मार्तंड का है वही स्थान बनारस अखबार का है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण बात, बंगाल में ही पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण भी निकला लगभग इसी बीच। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1845 तक 1850 तक बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से हिंदी के समाचार पत्र निकलने लगे और इन पत्रों ने 1857 का जो हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम था उसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। मतलब हमारे स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला यह समाचार पत्र है और इस समाचार पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के खदेड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 1857 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 1850 के लगभग एक दो समाचार पत्र ही निकले थे, लेकिन 1857 के बाद बहुत सारे समाचार पत्र निकले, नियतकालिक निकले, दैनिक पत्र निकले। इनके माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जनमानस बनाने में उस पत्र के संपादक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है लोकमान्य तिलक जी का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी जो महाराष्ट्र में केसरी नाम से एक पत्रिका निकालते थे, वो बहुत महत्वपूर्ण, और मराठा नाम से अंग्रेजी में एक पत्रिका निकालते थे। साथ ही साथ उन्होंने हिंदी केसरी नाम की पत्रिका भी शुरू की, जिसका संपादन पंडित, वो भी मराठी भाषी थे, जो शायद मध्य प्रदेश से निकलती थी, हिंदी केसरी, जिसके संपादक हमारे सामने आते पंडित माधवराव सप्रे जी। मतलब मराठी लोगों का बहुत बड़ा योगदान हिंदी समाचार पत्रों में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही कुछ हिंदी भाषी प्रदेशों में भी बहुत सारे हिंदी समाचार पत्र निकलने लगे थे, जिसमें हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप और सरस्वती का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण नाम की पत्रिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन में इन समाचार पत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब उस जमाने में जितने भी कहानीकार थे, निबंधकार थे, लेखक थे, उनकी कहानियां, लेख और निबंध पहले इन्हीं अखबारों में छपा करते थे। राष्ट्रीय चेतना के विकास में मुद्रित माध्यम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंग्रेज शासन के शोषणवादी अन्यायी रूप का पर्दाफाश करना और जनमानस में अंग्रेजों के प्रति एक असंतोष की भावना निर्माण करना, स्वाधीनता की चेतना का विकास करना, इन सभी बातों में हिंदी पत्रकारिता का, भारतीय पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब देखिए कि यहाँ भारतीय असंतोष के जनक के रूप में हम बाल गंगाधर तिलक जी का नाम लेते हैं। ये असंतोष के जनक वे उनके अग्रलेखों के माध्यम से केसरी, मराठा और हिंदी केसरी में जो उनके
अग्रलेख आया करते थे, उन अग्रलेखों के माध्यम से वे असंतोष के जनक बने हुए हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी जनमत के निर्धारण में, लोकमत के निर्धारण में, यानी जो सामान्य जनता है उसका जो मत निर्धारित करने में इस मुद्रित माध्यम की पत्रकारिता ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस महत्व को हम नकार नहीं सकते। आज भले ही हम यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, मतलब सॉफ्टवेयर और एप्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारे समाचार झट से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तब का विचार कीजिए जब किसी प्रकार का इस प्रकार का साधन नहीं था, न रेडियो था, न फिल्म थी, न किसी प्रकार से आजकल के कंप्यूटर, इंटरनेट का माध्यम नहीं था। उस जमाने में इस मुद्रित माध्यम ने बहुत बड़ी क्रांति की थी, बहुत बड़ा योगदान दिया था, चाहे वो स्वाधीनता संग्राम में हो, चाहे शिक्षा के योगदान में हो। इतना ही नहीं, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्दैव यह हुआ कि स्वाधीनता से पहले जो समाचार पत्र निकलते थे उसमें नफ़े की कोई बात नहीं थी, लेकिन स्वाधीनता के बाद समाचार पत्र केवल इसलिए निकाला जाने लगा कि पहले नफ़ा हो। अब देखिए, मैंने बहुत सारे पत्रकारों के साथ बात की है, जैसे बहुत बड़े बड़े पत्रकारों के साथ बात की है और उन पत्रकारों ने अपनी राय बताई है कि स्वाधीनता से पहले बहुत बड़े बड़े उद्योगपति अपना अखबार निकालते थे और उन्हें कमाई का पहले साधन था और वह अपने नफ़े के आधार पर, अपने मुनाफे के आधार पर, अपने लाभ के आधार पर समाचार पत्र निकालते थे। लेकिन उसके बाद यह हुआ कि समाचार पत्र कोई भी निकालने लग गया जिनका उद्देश्य ही केवल कमाई था। तो मतलब अलग अलग विज्ञापनों के माध्यम से, जिसको हम मराठी में जाहिरात कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, उसके माध्यम से या सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से पैसा कमाना एकमात्र उद्देश्य था। पत्रकारिता अलग रही और पैसा कमाना एक अलग उद्देश्य बन गया। इसके कारण पत्रकारिता अपने मूल दायित्वों से भटक गई और आज हम देखते हैं कि खास करके कुछ लोगों को, सैडिस्ट लोगों को केवल ब्लैकमेल करने के लिए भी समाचार पत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। और आज की पत्रकारिता तो आप बताने की आवश्यकता नहीं है। टेलीविज़न पर आकर के चिल्ला चिल्ला कर कहने से कोई पत्रकार नहीं बनता। उसके लिए बहुत सघन साधना चाहिए, जो साधना आज के पत्रकारों में और आज की पत्रकारिता में हमें दिखाई नहीं देती, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे मुद्रित माध्यम हो। जैसा कि पहले कहा गया है, मुद्रित क्षेत्र के विकास के साथ मुद्रण माध्यम का स्वरूप भी बदलता गया। पहले लिथो मशीन थे, अब वो ऑफसेट मुद्रण तक आ गए। ऑफसेट से आगे आप घर बैठे भी मुद्रित कर सकते हैं, आपके सामने प्रिंटर है। इतना ही नहीं, सूचना प्रेषण के अत्याधुनिक यंत्रों का भी माध्यम आ गया। वो सारे माध्यमों में विकास होता रहा और इन अत्याधुनिक यंत्र तंत्रों के प्रयोग से समाचार पत्रिकाओं का अंतर्बाह्य स्वरूप बदल गया, बहुत बदल गया, अत्यंत सुंदर हो गया। पहले देखिए, केवल कागज हुआ करता था और उस प्रकार बड़े टाइप में, बोल्ड में केवल समाचार आते थे और उस समाचार का विश्लेषण छोटे अक्षरों में आता था, बस इतना ही स्वरूप था। लेकिन बाद में इसमें रंगीन आ गए, फोटो आने लग गए। फोटो पत्रकारिता एक अलग विषय हो सकता है, उस पर इस समय बात नहीं करेंगे हम। तो ये अलग अलग पद्धति से अलग अलग लोग अलग अलग माध्यमों से देखते हैं कि पत्रकारिता का स्वरूप बदलता गया, विकसित होता गया, सुंदर होता गया और अत्यधिक प्रभावशाली भी होता गया। पुराने जमाने में तो कहा जाता था, बात छप गई तो सच है, पेपरात आले, इस प्रकार से लोग कहते थे। समाचार पत्र में छप गया है तो सच ही होगा। आज वो कोई उतनी नैतिक मूल्य की बात नहीं हम कर सकते, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब लिखी हुई बात, पढ़ी हुई बात, समाचार पत्र में छपी हुई बात को अत्यंत महत्व दिया जा सकता था। उस समय इस प्रकार के रूमर्स मतलब जिसको हम अफवाह कहते हैं, वो उतनी फैलनी नहीं जाती थी। आज तो अफवाह भी झट से फैल जाती है। मेरे ख्याल से फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगभग 10 सालों से
दिलीप कुमार के मरने की खबर हर 2-1 महीने में आती है लेकिन वो जिंदा है। तो इस प्रकार से अफवाहें फैलती हैं। लेकिन ऐसा समाचार पत्रों में नहीं हुआ करता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। आज हमने जो पढ़ा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी पत्रकारिता का आरंभ जुगल किशोर शुक्ल जी ने उदंत मार्तंड के माध्यम से किया था। बाद में समाचार सुधावर्षण और दैनिक बनारस अखबार के माध्यम से एक मराठी व्यक्ति थत्ते जी ने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता शुरू की। और इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें इस माध्यम से हमारे सम्मुख मिलती हैं। तो ये रहे माध्यम, जो मुद्रित माध्यम। और ध्यान रहे, आपकी जानकारी के लिए अगर कह दूं तो ये जो पहले समाचार पत्रों में, चाहे वो दैनिक पत्र में, चाहे साप्ताहिक पत्र में, चाहे पाक्षिक पत्र में, चाहे मासिक पत्र में, चाहे चौमासिक पत्र में, या चातुर्मास पत्र में, त्रैमासिक में, या फिर वार्षिक में जो पहले पत्र छपते थे, कहानियां धारावाहिक रूप में छपती थी, उपन्यास धारावाहिक रूप में छपते थे, फिर बाद में उसका पुस्तकारिता के रूप में प्रस्तुतिकरण होने लगा। आप जानते हैं चंद्रकांता संतति जैसा उपन्यास पहले इसी प्रकार से धारावाहिक नियतकालिकों में प्रकाशित हुआ और फिर उसका इकट्ठा रूप पुस्तक के रूप में आता है सामने। उस जमाने में जितने भी पुस्तकें हैं वो पुस्तकें मूलतः समाचार पत्रों के धारावाहिक रूप में प्रकाशित होती थी, चाहे वो कहानी की पुस्तकें हों, चाहे उपन्यास हों, चाहे निबंधों की पुस्तकें हों, चाहे आलेख हों, किसी भी प्रकार के लेख हों। तो ये सारा मतलब हिंदी जनमानस के प्रतिबिंब के रूप में जो साहित्य उभर करके आता है वो सारा साहित्य पत्रकारिता के रूप में आता है। और हमारे जो पहले साहित्यकार हैं वे मूलतः पत्रकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, उसके उपरांत महर्षि दयानंद सरस्वती हों, या उनका जो भारतेंदु मंडल के जितने भी लोग हों, प्रताप नारायण मिश्र हों, बालकृष्ण भट्ट हों, ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं हमें पत्रकार के रूप में मिलते हैं। और आधुनिक साहित्य के विकास में पत्रकारिता का योगदान, पत्रकारों का योगदान बहुत 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 बड़ा हमें दिखाई पड़ता है। पत्रकारिता बदलती गई, बढ़ती गई, और पहले जो केवल चौपन्नों पर आते थे, आज वो 20-20, 30-30 पृष्ठ, 36-36 पृष्ठों के समाचार पत्र हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी भाषा के हो, चाहे हिंदी भाषा के हो, चाहे मराठी भाषा के हो। और उन पत्रों में अब देखिए, इनमें कुछ ऐसे पत्र हैं जो जिनका शीर्षक एक ही होता है लेकिन उसके छपने के अलग अलग स्थान होते हैं। राजस्थान पत्रिका राजस्थान से भी प्रकाशित होता है, मद्रास से भी, चेन्नई से भी प्रकाशित होता है। दैनिक भास्कर दिल्ली से भी प्रकाशित होता है, मुंबई से भी प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार से देखिए, संध्यानंद जैसा पत्र हो, साप्ताहिक के रूप में पहले शुरू होने वाले सारे पत्र बाद में दैनिक बन गए। और ये बहुत लंबी परंपरा है और इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे दैनंदिन जीवन पर हमेशा पड़ता रहता है। आज भी ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ, आज भी इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की दुनिया में बहुत सारे, मतलब 70-80 की उम्र के जितने भी लोग हैं वो हर रोज समाचार पत्र ही पढ़ते हैं। उन्हें इन चीज़ों पर, टेलीविज़न या फेसबुक वगैरह पर विश्वास नहीं है। वे पढ़े हुए यानी छपे हुए समाचार को ही समाचार मानते हैं, औरों को नहीं मानते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की ओर। जो परंपरागत माध्यम हो गए, उसके उपरांत मुद्रित माध्यम हो गए, और आधुनिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है। इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में श्रव्य माध्यम और दृक्श्राव्य माध्यमों का भी बहुत बड़ा योगदान है। श्रव्य माध्यमों में रेडियो या आकाशवाणी आती है, दृक्श्राव्य माध्यमों में फिल्में, दूरदर्शन आती है, और नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह आ जाते हैं। तो हम केवल हमारे 5-6 मिनट बाकी हैं, इसमें हम आरंभ करेंगे रेडियो को। उसके पहले हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है ये देखने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य और दृक्श्राव्य। श्रव्य माध्यमों में रेडियो और अन्य दृक्श्राव्य माध्यमों में दूरदर्शन, फिल्मों का महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यमों के रूप में उभर कर जो आए उनका समावेश होता है।
अब चलते हैं रेडियो की ओर। ध्यान रखिए, रेडियो यह एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम श्रेणी का अत्यंत महत्वपूर्ण जनसंचार का माध्यम है। इसे श्रव्य समाचार पत्र या ऑडियो न्यूज़पेपर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ऑडियो न्यूज़पेपर, श्रव्य समाचार पत्र कहा जाता है, क्योंकि यह माध्यम समाचारों, सूचनाओं को आकाश में प्रसारित करके सुनाता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये समाचार पत्र ही है, लेकिन ये सुनने का समाचार पत्र है, पढ़ने का नहीं। यह माध्यम श्रवणेंद्रियों के जरिए, मतलब कानों के, हमारे श्रवणों के जरिए सारी दुनिया को श्रोता के निकट ले आता है। यह माध्यम मतलब श्रोताओं को निकट ले आता है और सुदूर सुदूर दुर्गम स्थानों पर भी रेडियो का प्रचार प्रसार हो चुका है। अत्यंत सुदूर जंगली या पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ भी आपको रेडियो सुनने वाले, रेडियो का फैन आपको दिखाई पड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए कि यहाँ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से। रेडियो नाम के इस नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपूर्ण विश्व में के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और इसी रेडियो के माध्यम से वो बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं। जहां तक मुद्रित माध्यम नहीं पहुंचा है और जहां शिक्षा भी नहीं पहुंची है, मतलब मुद्रित माध्यम का उपयोग वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो पढ़ सकता हो, लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है उन तक भी रेडियो आसानी से पहुंच सकता है। मतलब अनपढ़ लोग भी रेडियो को बहुत ही गंभीरता से, रुचि से सुनते आते हैं। लोग इस लोकप्रिय माध्यम को मनोरंजक एवं अन्य ज्ञान एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को पसंद करते हैं। केवल समाचार नहीं, आपको तो इस पे मनोरंजन के कार्यक्रम भी आ जाते हैं, फिल्मी गीत आते हैं। पुराने ज़माने में बिना का गीतमाला थी, बाद में वो शिवा का गीतमाला बन गई, या फिर किसी फिल्म की स्टोरी। आज भी अगर आप रेडियो सुनना चाहते तो रेडियो पर बहुत अच्छे अच्छे शिक्षावर्धक, विद्यावर्धक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजन के हजारों कार्यक्रम हर दिन आपको सुनाई देते हैं। और यहाँ तक कि मैं थोड़ा आगे जाकर कह दूंगा कि जब तक आकाशवाणी अकेली थी, लेकिन बाद में रेडियो सिलोन जुड़ गया। रेडियो सिलोन पर भी हिंदी, मतलब श्रीलंका के रेडियो पर भी हिंदी फिल्मों के गीत प्रसिद्ध हैं, लाहौर के हैं। यानी उसके बाद तो एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर एफएम में तो हर शहर, हर जिले में एक आकाशवाणी केंद्र आ गया। जैसे हमारे उस्मानाबाद में भी एक आकाशवाणी केंद्र आ गया है, जिस पर से हमारे व्याख्यान आपने सुने होंगे। हर शनिवार को सुबह 8:20 पर या 8:10 पर एक दर्पण नाम का कार्यक्रम हिंदी का होता है। उसमें हमारे 17-18 व्याख्यान हो चुके हैं और आज भी हो रहे हैं बहुत सारे अन्य विद्वानों के भी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर भी आपको रेडियो के अलग अलग केंद्रों को सुनने का मौका मिल सकता है। तो रेडियो भी जो केवल श्रव्य माध्यम था, वो भी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए आज भी अन्य माध्यमों पर भी आपको देखने को, सुनने को मिल रहा है। देखिए, मुद्रा माध्यम की सबसे बड़ी सीमा यह है कि एक बार समाचार पत्र छप गया तो समाचार पत्र पाठकों तक पहुंचने के लिए 12 घंटे, 24 घंटों तक का कालावधि लग सकता है। मतलब समझिए, कोई एक समाचार पत्र मुंबई में छप रहा है, वो उस्मानाबाद तक आने में 10-20 घंटे तो बहुत आसानी से लग जाएंगे, 10 घंटे तो बहुत तो आसानी से लग जाएंगे। लेकिन रेडियो उसी क्षण, मतलब जैसे प्रसारण हो रहा है, वह लोगों को सुनाई भी देता है। मतलब देखिए, रेडियो टाइम हम कहते हैं। बहुत बार देखिए कि जो पुराने ज़माने में नियत समय पर काम करने वाले लोग थे, वे रेडियो शुरू करते थे और रेडियो में इतने बजकर इतने मिनट लगे तो अपनी घड़ियाँ रखा करते थे आगे पीछे कर करके। इसका मतलब यह है कि रेडियो टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है और समाचार पत्रों की तरह उससे देर नहीं लगती, वो झट से आपको सुनाई दे सकता है। यानी एक सूचना तुरंत एक ही पल में
सुदूर बसे लोगों तक पहुंच सकती है। और जो सुनने वाला है वो पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी चल सकता है। संदेश जिस भाषा में दिया जा रहा है उसको जानने वाले हर व्यक्ति के पास ये रेडियो का माध्यम आसानी से पहुंच सकता है, संप्रेषित हो सकता है। साथ ही दिन में लगातार सूचना का प्रेषण भी संभव है। 24 घंटे अगर एक सूचना 1 घंटे पहले हुई आ गई, खास करके जब देखते हैं कि चुनाव होते हैं तो चुनाव के जो नतीजे होते हैं, चुनाव के जो रुझान होते हैं, वो आपको हर मिनट में नए रूप में आपको रेडियो के माध्यम से आपके सामने आ सकते हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। तो लगातार सूचनाएं भेजी जा सकती हैं और प्राप्त की जा सकती हैं। और तीसरी दुनिया में जहां अधिकांश जनता निरक्षर है, जो हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि विकसित देश हैं, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी वगैरह देश, ये पहले देश हुए, ये पहली दुनिया है। दूसरी दुनिया जो विकसनशील, जैसे भारत जैसा देश है। और तीसरे प्रकार की दुनिया वो है जहाँ सूडान, अफ्रीका के जो छोटे छोटे कॉन्गो जैसे देश हैं, जहाँ पढ़ने लिखने की संभावना तो दूर ही है, वहाँ रेडियो बहुत अच्छी तरह से पहुँच सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम हमारे सामने आ जाता है। इतना ही नहीं, ध्यान रखिए, रेडियो इतना शक्तिशाली साधन है कि उसके बाद फिल्में आई, उसके बाद टेलीविज़न आ गया, उसके बाद न जाने कितने क्या क्या आ गए, लेकिन रेडियो के सुनने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हुई है। ये जनसंचार माध्यम, क्योंकि देखिए किसान व्यक्ति अपने काम करते समय भी रेडियो सुन सकता है, ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति भी रेडियो सुन सकता है। मतलब उसके लिए देखने के लिए चक्षुओं की उधर ले जाने की आवश्यकता नहीं, सुनते रहिए, अपना काम करते जाइए। इस प्रकार से रेडियो की ताकत बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों तक पहुंच हमें दिखाई देती है। चाहे दूरदर्शन आ गया हो, इंटरनेट आ गया हो, कुछ भी आ गया हो, रेडियो के सुनने वालों की संख्या पर उसका परिणाम नकारात्मक नहीं अपितु अधिक सकारात्मक हुआ और अधिक लोग रेडियो को सुनने लग गए हैं। कल की तासिका में हम इस बात को और अधिक आगे लेने का प्रयास करेंगे। रेडियो का आविष्कार कैसे हुआ, क्या नहीं, वगैरह वगैरह, और भारत में रेडियो कैसे आया और आज उसकी हालत क्या है, इसको भी हम आगे लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं। धन्यवाद।